आइए आज हम 1857 की क्रांति यानी 1857 रिवॉल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो लगभग हर एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो या जो ट्यूबल में अध्ययनरत बच्चे हैं उनके एग्जाम में आता है। अब किसी भी परिस्थिति में आप इसको स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अब सबसे पहली बात 1857 की जो क्रांति है ये है क्या? ये भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम आप स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सकते हैं। यानी देश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने व्यापार के लिए स्थान बनाती है और उसी क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा जो है बागडोर धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ले लेती है और अपने यहाँ नियुक्त गवर्नरों को, वायसराय को वो भारत शासन करने के लिए भेज देती है। अब आप जानते होंगे जैसे एक शब्द आता है गवर्नर। गवर्नर क्या होता है? बहुत बच्चों के मन में चलता है कि सर आखिर गवर्नर होता क्या है? तो गवर्नर आप कह सकते हैं वायसराय जो पद होता था, या फिर कह दीजिए आप जो राजा होते थे उनके प्रतिनिधि के रूप में जो काम करते थे उन्हें गवर्नर का पद दिया जाता था। उसी गवर्नर के पद के रूप में 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें लॉर्ड कैनिंग जो है आए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1857 की जो ये क्रांति है अचानक से हो गया? 1857 की क्रांति की बात करें ये अचानक से होने वाली घटनाएं नहीं थी। इसका बीजारोपण जो था आप याद कीजिए 1757 जो प्लासी का युद्ध था, 1764 जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर युद्ध। आप ध्यान दे पा रहे होंगे 1757 का प्लासी का युद्ध जो था और 1764 जो बक्सर का युद्ध था। आपको ये एकदम ध्यान में होगा कि ये जो है बिहार में पड़ता था और ये आपका बंगाल में पड़ता था। 1764 का बक्सर युद्ध जो था उसका अगर गांव की बात करते हैं तो गांव हो जाता है कथकौली। बहुत सारी किताबों में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, कथकौली। कथकौली 1764 में बक्सर का युद्ध जो था कथकौली गांव में हुआ था। और आज भी अगर आप कभी बिहार जाइएगा, बक्सर घूमने का जगह मिल जाए तो आप जरूर इस गांव का पता कीजिए कथकौली गांव कहाँ है। उसी जगह पर ये 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो देखने को आपको मिल जाएगा। 1757 जो प्लासी का युद्ध था ये भी अगर देखा जाए तो ये इतिहास में युद्ध का स्थान तो पाया था, लेकिन आपको अगर इतिहासों का अध्ययन अगर बारीकी से कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि युद्ध था ही नहीं। महज 2 से 3 घंटे में ये युद्ध समाप्त हो गया था। महज 2 से 3 घंटे में ये युद्ध समाप्त हो गया था। और 1764 बक्सर के युद्ध में आपको अच्छी तरह से पता होगा मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला एक तरफ से और एक तरफ से अंग्रेज, उनके बीच में युद्ध हुआ। और ये दोनों युद्ध कहीं ना कहीं भारतीय शासकों की हार को गिनाता है। और इसी समय अगर 1757 की बात करें तो यहीं पे बीजारोपण 1857 के सिपाही विद्रोह का भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उससे बागडोर लेकर अंग्रेज अपने हाथ में लिया। अब आते हैं हम लोग सीधा 1857 का सिपाही विद्रोह। कारण क्या हो सकता है? 1857 की क्रांति थी क्या? तो देखिए आप यहाँ पहला लाइन को ध्यान दीजिए। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही हम अभी आपको बता रहे थे यहाँ 1764-1757 का जो युद्ध था यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियां होती थी, लेकिन ये कंपनियां जो थी कंपनियों से बागडोर जो है कौन ले लिया? ब्रिटिश सरकार ले ली। ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले ली, जिसके चलते यहाँ पे आप एक शब्द का प्रयोग देख रहे होंगे, शासन करने के दौरान। शासन कब हुआ? जब अगर कंपनी होती तो शासन नहीं करता, वो व्यापार करता। तो निश्चित तौर पर ये यहाँ पर जो था ये सारा पावर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अपने हाथों में ले ली थी और उनके द्वारा एक गवर्नर जनरल बनाया गया था जिसको लॉर्ड कैनिंग कहते हैं। गवर्नर जनरल का जो पद होता था वो इसको एकदम सीधा सीधा आप समझिए कि जो वहां का राजा या वायसराय होता था उसके
माने उसके कार्यों को संपादन के लिए, यानी उनके कार्यों को निपटाने के लिए गवर्नर का पद दिया जाता था। या हम कह सकते हैं, अभी जस्ट आपको बता ही रहे थे हम कि ये जो पद होता था, ये पद उनके कार्यों को करने के लिए दिया जाता था। गवर्नर का जो पद होता था वो इनके कार्यों को करने के लिए दिया जाता था। यहाँ आप देख पा रहे हैं उनके रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई। 1857 की क्रांति की शुरुआत देखिए आप यहाँ पे 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो आंदोलन का शुरुआत था वो 10 मई 1857 को हुआ। गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 2 क्वेश्चन आपका बन गया। कहां से शुरुआत हुआ? तो मेरठ से हुआ। ये तीसरा क्वेश्चन आपका बन गया। लेकिन अगर इसकी वास्तविक डेट पूछ दिया जाए तो यहाँ पे आप गड़बड़ा जाइएगा। 10 मई 1857 को आंदोलन तो छिड़ गया, आंदोलन हो गया, विद्रोह चालू हो गया, लेकिन एक्चुअल इसका डेट को 31 मई 1857 को फिक्स किया गया था। यानी जल्दीबाजी कहा जाए, जल्दीबाजी में हो गया। अब आते हैं मेन अहम मुद्दा पर कि 1857 का सिपाही विद्रोह फिर हुआ क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक देखा जाए तो 1857 में विद्रोह होने के पहले आप देख सकते हैं कि यहां पर जो भारतीयों का जो सामाजिक व्यवस्था था, हर लोगों को अपनी सभ्यता पर गर्व होती है। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताओं को पढ़े होंगे। उन सारी सभ्यताओं में सबों का अपना अपना अस्तित्व होता था। उसी प्रकार से भारतीयों का भी अपना एक अस्तित्व था और भारतीय को ऐसा महसूस होने लगा, जो भारतीय लोग थे उनको ऐसा महसूस होने लगा उनके वास्तविक जो धर्म है उसमें छेड़खानी हो रहा है, उनकी संस्कृति के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। क्या? जैसे उस समय वहां पे नियम चल रहा था, आपको ध्यान होगा, सती प्रथा। अब इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, सती हो जाना यानी महिलाओं को जो था सती हो जाती थी। और महिलाएं सती किस अवस्था में होती थी? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा कहती है तो सीधा सीधे लोग बोल देंगे कि सती प्रथा मतलब हो गया कि जिसका पति मर गया उसकी पत्नी जल जाती थी उसी चिता पर, उसको सती कहते थे। एक्चुअल में सती प्रथा जो चलता था तो सती लोग होता कैसे था? तो मान लिया कि कुछ राजा लोग था, वो युद्ध करने जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या सती इसी के नाम से सती सब हो जाती थी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। सती प्रथा कुछ ऐसी भी स्थिति में होती थी जब लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती थी। अब लड़कियों की कम उम्र में शादी हो गया और लड़का की उम्र अधिक है तो निश्चित तौर पर है कि पति पहले मर जाएगा। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती थी तो लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। तो ये सती प्रथा जो था उसी का अंश था। यानी पति को जब चिता में, पति मर जाता था तो पति को जब चिता में सजा दिया जाता था और पत्नी को पूरी तरह से तैयारी करा के, यानी जो उनका साज धाज होता था उस साज धाज में उसको तैयार करके वहां लाना था। अब आप जानते हो कितनों कोई प्रेमिक प्रेमिका होगी तो अपने प्रेमिका या प्रेमी के वियोग में अपना प्राण का आहुति नहीं देगी। और जो ये जनसंख्या आप उसके अनुसार देखते होंगे, मृत्यु एक दिन में एक ही नहीं होता था, तो क्या सती एक ही होती होगी? बहुत सारी होती होगी। अब जब वो स्वेच्छा से नहीं मरती, जलती थी, तब क्या होता था? अगर उस गांव में उसका बच्चा होगा या मान लीजिए कि अगल बगल का लोग होंगे, अगर इसके द्वारा विरोध किया जाता होगा तो सुनकर लोगों में दहशत हो जाता होगा। जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा ये बात। तो हम आपको थोड़ा सा जानकारी के बता दें कि सती प्रथा के लिए जब महिलाओं को तैयार किया जाता था उनकी इच्छा के खिलाफ, उनकी इच्छा नहीं होती थी, कुछ कुछ महिलाओं की इच्छा होगा, पद्धति था, बहुत ऐसा है जो अपने पति के वियोग में अपना प्राण भी त्याग देती है, तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन कुछ बाकी लोगों को क्या किया जाता था? जबरदस्ती कराया जाता था। तो आपको पता होना चाहिए जिसमें पति का लाश को जलाया जाता था और पत्नी को जबरदस्ती किया जाता था, उस लाश पर उसके साथ ही उसको जलाया जाता था, तो उस समय बड़े बड़े ढोल नगारों को बजाया जाता था, इतना डमडमा बजाया जाता था कि पूरा आवाज जो था केवल
उस ढोलक का थाप का होता था, और वो जो बेचारी सती होती थी, कहां रो रही है, कहां पिलक गई, कहां दबक गई, उस आवाज को दबा दिया जाता था। ये था हमारा सती प्रथा। ऐसी प्रथाओं पर अंग्रेजों के द्वारा चोट किया गया, उनके द्वारा बताया गया कि ये जो प्रथा है बिल्कुल ही गलत है। हम मानते गलत हो सकता है, हम मानते कि गलत हो सकता है, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन ये जो एक संस्कृति थी, उस संस्कृति पर प्रहार था। अगर संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीयों के साथ, अगर आज की डेट में किसी भारतीय के साथ अगर उसकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पे वो आवाज उठाएगा, निश्चित तौर से आवाज उठाएगा। उसी का एक परिणाम होगा। सती प्रथा को छेड़खानी किया गया। आपको नाम भी पता होगा कि विलियम बेंटिंक नाम का एक अधिकारी था, जिसके द्वारा एक कानून व्यवस्था बनाया गया और इसको कानूनन दर्जा दे दिया गया कि आज के डेट में अगर किसी महिलाओं को जबरदस्ती जलाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ये जब ऐसी प्रथा आई, मान लीजिए समाज का 500-600 आदमी का घर होगा, तो उन लोगों को दिल पर चोट लगा होगा कि जो प्रथाएं हमारी चलती थी, वो प्रथा को अचानक से बंद कर दिया गया है, जबरदस्ती हमारे ऊपर कानून का दाव खेल दिया है। लेकिन अब 50-100 की संख्या में ग्रामीण क्या कर सकते हैं अंग्रेजों के सामने? वो अंग्रेज पूरा सूट बूट टाइट होके बंदूक लेकर एकदम खड़ा, अब उसके सामने आवाज उठाना, निहत्ते खाली भारतीय बेचारे क्या करते हैं? अपने गमों को अंदर मार कर रहते हैं। ये एक बिंदु। दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं विधवा विवाह। विधवा विवाह, अच्छा विधवा विवाह, इसकी परिभाषा तो सबको पता होगा। जब किसी महिला का शादी के बाद उसका पति का मृत्यु हो जाता है तो उस वैसी महिलाओं को विधवा का दर्जा दे दिया जाता है। एक उसकी वेशभूषा बना दिया गया समाज में। आप देखे होंगे व्हाइट कलर का साड़ी पहन लेती है, रंग बिरंगा चीजों से उसको थोड़ा सा किनारे कर दिया जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रहा है। इसी परंपरा में था कि अगर कोई महिला का पति अगर मान लिया जाए 18 साल हो या 13 साल हो या 14 साल हो या 35 साल हो या एनी कोई भी साल हो, 40 हो, चलिए 50 भी लेते हैं, 50 साल, ऐसे उम्र में अगर कोई महिलाएं मर जाती थी, यहां से लेकर यहां तक भी हो सकती है, ऐसा एज का तो कोई ऐसा फैक्टर था ही नहीं, तो हम कह भी नहीं सकते कि इसमें कुछ कानून, आज के डेट में कानून बहुत सारा चीज हो सकता है, लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं ना। तो मान लीजिए कोई बेचारा, कोई महिला का 18 साल में उसका पति मर गया, अब वो अपने बाकी का जीवन जो है वो किस प्रकार से व्यतीत करेगी। अब जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटती है वो लोग ही बता सकते हैं, और हम लोग जिस समाज में रहते हैं ऐसे बहुत सारे घर परिवार को देखते हैं जो अपने पति के मर जाने के बाद विधवा का जीवन जीते रहती है। अगर कोई ऐसा विकल्प उसको मिल जाता है, परिवार वालों का सहयोग हो जाता है, तो पुनः विवाह भी हो जाता है अभी का डेट में। लेकिन बहुत बहुत हद तक हम देखते हैं कि विधवा जो हो जाती है उसके वाकई में जीवन होता थोड़ा सा कठिनाइयों से गिर जाती है। तो विधवा विवाह को भी जो था, आप समाज सेवी के नाम सुने हो उस समय, और राजा राम मोहन राय भी थे, आपका क्या बोलते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, केशव चंद्र थे, बहुत सारे लोगों का नाम आता है जो विधवा विवाह के विरुद्ध में जाकर महिलाओं को अधिकार दिलाया गया कि नहीं, अब उनकी पत्नी अगर पति मर जाता है तो वो दूसरा विवाह कर सकते, अपना परिवार घर बसा सकती है। ठीक है, बसा सकती है, एक तरह से अच्छा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये भारतीय संस्कृति पर चोट था, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति था। आप ध्यान में बैठा लीजिए, जब जब भारतीय संस्कृति पर प्रहार हुआ है तब तब ये कारण उत्पन्न हुआ होगा, और ऐसे बहुत सारे समूह होगा जहां पर गुट में 50-100 की संख्या में लोग होंगे जो अंग्रेजों के सामने निहत्ते कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास पूरा धन दौलत शस्त्र अस्त्र सारी व्यवस्थाएं थी, उसके सामने निहत्ते हम लोग लड़ नहीं पाते। तो वो क्या था, वो गम को धीरे धीरे अंदर घुटे जा रहे थे। लेकिन जान ही रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसी चीज को दबाइए। अब सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, चलिए पालतू कुत्ता की बात कर लेते हैं, घर में कुत्ता भी पालते हैं, उसको एक झाप मारिए कुत्ता को, कुछ नहीं करेगा, फिर एक झाप मारिए कुछ नहीं करेगा, फिर एक मारिए पूरा, मतलब 5वां झाप तो उंगली अपना एक्शन में है, छठा मारेगा तो कहीं हाथ वाला पकड़ लो।
1857 की क्रांति जो थी ऐसे ऐसे बिंदुओं के द्वारा ही विस्फोट हुआ है। यानी जब पारा पूरा गर्म हुआ है तो फूटा है। अब फूटा है तो कहां कहां से फूटा है उसके बारे में अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप सती प्रथा देखिए, विधवा विवाह देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथा प्रथा, प्रथा प्रथा जो घूंघट घूंघट करके महिलाएं चलती थी वो पर्दा प्रथा हो गया। आप एक यहाँ पे ले सकते हैं बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह था क्या कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लड़कों का शादी हो जाता था, उसी को बाल विवाह कहा जाता था। और बाल विवाह के कारण भी जो इसमें छेड़खानी किया गया यानी इसको रोक दिया गया, यानी लड़कियों का उम्र को 14 और लड़कों का उम्र को 18 जब कर दिया गया तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीयों को ऐसा लगा कि उनके संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, उनके संस्कृति के साथ छेड़खानी किया जा रहा है, उनके संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जिसके चलते पूरे गांव के गांव समुदायों का एक माने अंग्रेजों के खिलाफ जो था विद्रोह की भावना प्राप्त शुरू हो गया। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये हो भी सकता है। अब आते ये हमारा संस्कृति में आ गया। अब आते हैं राजनीतिक। राजनीतिक जो कारण इसका बन रहा है, राजनीतिक कारण के बारे में आपको पता भी होगा। राजनीतिक कारण में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाएगा डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति लाया गया था जिसको हड़प नीति, या आप कह सकते थे, इसको नोट कर लीजिएगा, व्यापक सिद्धांत। देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति लाया गया था जिसको हम लोग व्यापक सिद्धांत का भी नाम दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि व्यापक सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा लाया गया, तो आप मानिएगा लॉर्ड डलहौजी। और अगर आ जाता है कि हड़प नीति क्या था या हड़प नीति को लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। अब ये था क्या, ये नीतियां क्या था? ये नीतियां कुछ नहीं था। अब देखिए यहाँ पे दत्तक पुत्र का कहानी, इसमें बहुत मस्त आपको याद रहेगा ये कहानी। क्या था? तो दत्तक पुत्र का कहानी है। दत्तक पुत्र उसको कहा जाता था, दत्तक पुत्र उसको कहा जाता था जो राजाओं का पुत्र नहीं होता था, जो राजाओं का पुत्र नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, उनके द्वारा गोद लिया गया पुत्र, गोद लिया गया पुत्र, गोद लिया गया पुत्र। अब आप समझिए इस बात को। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति लाया जिसको व्यापक सिद्धांत भी कहते थे। दत्तक पुत्र का इसमें कहानी है। दत्तक पुत्र के तहत में क्या था कि वैसे राजा लोग जिनका पुत्र नहीं होता था उनके द्वारा जो गोद लिया जाता था पुत्र, उसको दत्तक पुत्र कहा जाता था। और जिन राजाओं का दत्तक पुत्र होता था, जो किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद लिया करते थे या किसी को गोद ले लिए, वो उनका साम्राज्य जो था वो सीधे हड़प नीति के तहत में ब्रिटिश सरकार के अंदर में चला जाए। अब आप इसको सीधा से देख लेंगे, समझिए कि अंग्रेजों के द्वारा जो नीति लाया जाएगा इससे लाभ किसको होगा। अब आप देख पा रहे होंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति था तो अंग्रेजों का नीति था, तो अंग्रेजों का नीति रहेगा तो अंग्रेजों का लाभ होगा। तो तुम सीधा सीधी बात है। चलिए अब दत्तक पुत्र जो था उसके बारे में आप समझ ही चुके हैं। आप देखेंगे इसी के तहत में झांसी जो था उसको हड़पने का झांसी को हड़पने का काम किया। इसके बाद अन्य राज्यों को देखा जाए जहां पर जिनके पुत्र नहीं थे उन राज्यों को भी हड़पने का प्रयास किया और उन राज्यों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। ये डलहौजी का नीति था, जिसके चलते क्या हुआ, राजनीतिक अव्यवस्था हो गया, जिससे राजनीतिक अव्यवस्था हो गया। और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण ही जो था
वहां पर लोगों में आक्रोश आ गया, यानी एक राजा का जो पाठ था जिसमें सतारा उतारा का भी नाम आता है, फिर आपका हो गया क्या बोलते हैं आपका, और 2-3 और राज्यों का नाम ले लीजिए जिसमें इसका जबरदस्त असर रहा हड़प नीति के तहत में। आपका 5-6 राज्य था जहां पर वो हड़पना शुरू कर दिया। मतलब आप सीधे समझिए ना कि झांसी के ओर से स्टार्ट हुआ और वहां से चलते हुए ये मामला जो है पहुंच जाता है कुल मिलाकर मेरठ की ओर तक, जहां पर विद्रोह का जबरदस्त सामना अंग्रेजों को भी करना पड़ा इस नीति के तहत में। अब इससे राजनीतिक एक अखाड़ा तैयार हो गया, यानी राजाओं का भी समर्थन जो था इस आंदोलन को मिलना शुरू हो गया, यानी एक राजा का जो भाग था अब वो भी आंदोलन में अंग्रेजों के प्रति खिलाफ में थे। ये एक आपका कारण हो गया राजनीतिक में। अब आ जाइए आप धार्मिक कारणों में, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उस एकता पर सबसे ज्यादा प्रहार अगर चोट कोई किया है तो वो अंग्रेज किया है। अब किस रूप में किया है इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक तो पहले से हिंदू लोग जो था हिंदू धर्म मानता था, जो सनातन की बात होता है, और अगर मुसलमानों की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म को मानता था जो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा जारी किया गया था। अब उन दो अलग अलग धर्मों को मानने वालों के बीच में एक और नया धर्म को लाकर अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसे हम लोग ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए ये लोगों के पास बहुत सारा, जैसे अब अपने देशों से व्यापार भी किया, लगभग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत के अनेकों देशों पर राज कर चुका था। अब जिसके परिणाम में पैसा का तो उसको दिक्कत नहीं था। अगर बात किया जाए तो धर्म परिवर्तन के नाम पर भी जबरदस्त लोगों में प्रचार प्रसार किया कि आप अगर ईसाई धर्म को मानते हो, आप ईसाई धर्म को अगर कबूल कर लेते हो, ईसाई धर्म में आप अपना लगाव लगाते हो, अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को कबूल कर लेते हो, तब आपको ढेर सारा पैसा, नौकरी आपको दिया जाएगा। भारतीय स्थिति थोड़ा सा उसमें डगमगाया हुआ था, लोगों के पास खाने का मतलब गरीबी इस मुकाम पे था ना कि लोगों को गरीबी जो था चिढ़ा रहा था। तो कुछ ऐसे लोग थे जो उस गरीबी का सामना डटकर नहीं कर पा रहे थे। वो लोग कहीं ना कहीं उनकी लुभावनी बातों पर आकर अपने धर्म परिवर्तन करनी, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में छुपा हुआ है जो भारतीय जो है धर्म को परिवर्तन किए थे, लेकिन वो तब किए थे जब उनकी परिस्थितियां बहुत ही खराब थी। तो एक धर्म पर क्योंकि ईसाई धर्म आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग का राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया। आपको एक अच्छी तरह से बात होगा आर्थिक कारण भी इसका जबरदस्त एक समस्या था जो इस क्रांति का कारण बना था। आर्थिक होता क्या है? आर्थिक वैसी व्यवस्थाओं को कहते हैं जहां से लोग अपने कमाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ता है और पैसों को अर्जन करने के लिए अनेकों प्रकार का लोग रोजमर्रा का जिंदगी जीते थे, काम करते थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है साथियों, तो इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ रहा है। थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। इतनी सारी बातें 1857 की क्रांति से है कि उन हर छोटी छोटी बातों को अगर हम लेके चले तो वीडियो आपका कम से कम मैराथन के दौर में आ जाएगा। समय का, सारी चीजों का महत्व को हम समझ पा रहे हैं और उसी के अनुसार आपको ये रामबाण के जैसा बनाकर देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत कम समय में बहुत सारी बातें आ जाए। लेकिन अब कम करते करते भी थोड़ा लंबा खींचा गया है। थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आर्थिक एक समस्या पर क्या निकला? आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण में हम क्या ले सकते हैं? आर्थिक कारण में कुछ मत लीजिए। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र, मूल आधार जो था वो कृषि था। पूरी भारतीय जो
जनसंख्या था ना, वो पूरे डिपेंड था किस पर? भारतीय कृषि पर। और भारतीय कृषि पर था तो आपको पता होगा कि एक बार आपके सामने अस्थाई बंदोबस्त आया, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया, अस्थाई बंदोबस्त लाया गया। उसके बाद फिर आपके पास महलवारी आया, महलवारी प्रथा, महलवारी प्रथा है। अब एक अस्थाई बंदोबस्त हो गया, महलवारी हो गया, और एक आप सुने होंगे नाम, वो था आपका रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ये तमाम जो प्रथा था, व्यवस्था था, ये अंग्रेजों की झोली भरने वाली प्रथा था। एक लाइन में इसका अगर मतलब समझा जाए तो ये ऐसी प्रथाएं थी जो अंग्रेज के झोली को एकदम ठसम ठस भरे जा रहा था। ये ठसम ठस क्या कैसे भरे जा रहा था? ये अस्थाई बंदोबस्त जो था ना, वो एक तरह से एकदम फिक्स, अब देख रहे अस्थाई फिक्स्ड व्यवस्था कर दिया गया। आपको इतना देना पड़ेगा, जैसे दे दीजिए, सीधा से दे दीजिए, मार पीट के दम वसूलिए लेंगे। अब क्या मजबूरी था, बेचारा किसान था, मार खाए चाहे जो हो, दे नहीं था। और 1793 में सबसे पहले बंगाल में लाया गया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ये आपका यहाँ से प्रश्न बन रहा है और ये प्रश्न आएगा किसके द्वारा ये चालू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और 1793 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था क्या था? देखिए, महलवाड़ी व्यवस्था में जो था ना, गांव में हम लोग क्या करते थे कि गांव में एक मतलब क्या बोलते हैं, जमींदार टाइप का लोगों को जमीन दे दिया जाता था कि जो करना है आप ही कीजिए, और उसके द्वारा लोगों से कर वसूल लिया जाता था। इस सारी व्यवस्थाओं से अगर कुछ लिया जाता था तो वो लगान था। लगान यानी भूमि के बदले में अंग्रेज को जो प्राप्त होता था उसको लगान कहते थे। अगर आपके पास पैसा है तो आप लगान के रूप में पैसा दीजिएगा, मुद्रा दीजिएगा। अगर पैसा नहीं था तो आप अपने उपज का भाग देते थे। कभी कभी तो ऐसा स्थिति आता था कि पूरे उपज का 1/8 भाग उसको देना पड़ता था। अब सोचिए वैसे किसान का क्या स्थिति होता होगा। जैसा कि एक छोटा सा बात यहाँ पे हम आपसे करना चाहते हैं, यह 1857 के सिपाही विद्रोह का ही बात है, उसी का अंग में महत्वपूर्ण आ जाता है। जब कृषि को लेते हैं तो कृषि का व्यवस्था जो था, कृषि पर आधारित जो लोग हैं जिनके द्वारा जो अनाज का उत्पादन किया जाता है, उन अनाजों को हम आराम से अपने घरों में मोल देकर खरीद कर लाते हैं, झोला भर के लाते हैं, अलग अलग पकवान बना के खाते हैं। विचार करके देखिए उन किसानों का क्या होता है, वो किसान अपना जीविकापार्जन कैसे करते हैं। उनके अनाज को खाकर हम लोग पूरा ठाट बाट का जिंदगी जीते हैं। चाहे हम लोग अभी जी रहे हैं, चाहे उसमें अंग्रेज जीता था, बड़ा ठाट बाट से घूमता था। उपज किसका था? उपज किसान का था। उसमें किसान का क्या हालत था? उसमें किसान का हालत यह था कि पहनने के लिए कपड़ा जो था ना वो फटा हुआ था, पैर में चप्पल नहीं होता था। यह स्थिति था किसानों का। अगर उस समय उनके बच्चों को देखा जाए तो उनके बच्चे अनपढ़ होते थे, अशिक्षित होते थे, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, क्योंकि एक जबरदस्त मार होता था उनको लगान का। लगान बेचारे चुकाते चुकाते इतना परेशान हो जाते थे कि वो खाएंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या। आप समझ सकते इस बात को। लगान इतना जबरदस्त तरीके से वसूला जाता था जिसका कोई हिसाब नहीं था। और ये सबसे जबरदस्त था, यानी कृषि भारत का अगर अभी वर्तमान समय में 70% कहते हैं तो उस समय कम से कम 90% के आसपास लोग आधारित थे। और 90% जनसंख्या में आक्रोश था। तो सोचिए 1857 का सिपाही विद्रोह का क्या हालत हो रहा होगा। इतना बड़ा एक समूह जो था अचानक से इस क्रांति का कारण बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कौन सा पढ़ लिया? सामाजिक। आप अगर कॉपी रखें तो आप नोट भी कर सकते हैं। 1857 की क्रांति की अगर बात आएगा तो आप राजनीतिक कारण दे दीजिए, सामाजिक कारण दे दीजिए, धार्मिक कारण दे दीजिए और एक दे दीजिए आर्थिक कारण। 4 कारण हम कर लिए। अब हम अगला कारण की ओर बढ़ते हैं। वो छठा कारण, 5वां कारण आपका हो जाएगा सैनिक व्यवस्था। अच्छा, सैनिक व्यवस्था क्या था, थोड़ा इसको समझ लीजिए, फिर वही बात है जाना पड़ेगा थोड़ा सा। सैनिक कारण कैसे बना होगा। अच्छा देखिए, अब थोड़ा सा समझने वाला चीज है। समझना क्या है कि अंग्रेज जो था 7 समुद्र पार होकर आया था अपने यहाँ। तो अपने यहाँ आया तो खतरनाक टैंकर लेकर आया था, जिसको हम लोग कैनिंग का नाम पढ़ते हैं,
बेंटिंग का नाम पढ़ते हैं, डलहौजी का नाम पढ़ते हैं, ये सब उसका तो भयानक भयानक तौर था, लेकिन उस तरह का तौर बहुत ज्यादा वो नहीं ला सकता था ना, या व्यवस्था भी उसको चाहिए था लाने का, खाने का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब जहाज, पानी जहाज, जब स्टीमर नहीं लगा होता था ना, 6 महीना आने जाने में लगता था, 6 महीना। अब बढ़िया से इतिहास का बुकों को पढ़ लीजिए, उसमें पता चल जाएगा आपको, 6 महीना उसको इंग्लैंड से भारत आने में लगता था। अब समझिए कितना आदमी लेके आएगा, इतना आदमी, क्योंकि व्यवस्था नहीं था। आज परिवहन का अगर बात करते हैं, चाहे वो स्थल पे बात करते हैं, चाहे वो वायु पे बात करते हैं, चाहे जल पे करते हैं, जितना विकास आज के डेट में हम लोग कर लिए। अब अगर समुद्री आपके मन में चल रहा है 6 महीने लगता होगा, किसी 6 महीने लग जाएगा, देखिए कैसे लगेगा अब बताते हैं। अब ना सुएज नहर आ गया, पनामा नहर आ गया, इन सबों को आर्टिफिशियल मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये क्या हुआ, शॉर्ट पड़ गया तो भी आपको कम से कम अभी 6 महीना दिन में बदल गया, अभी भी कम से कम दिन लग जाएगा। लेकिन अब क्या है, हमारे 60 से एक कप चाय नहीं पिए के पहुंच गए, अभी ये व्यवस्था है, यानी हवाई जहाज को बात करते हैं, तो अब तो दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय ये दिक्कत था। तो क्या अब सैनिक कैसे खड़ा होगा, आपको अच्छी तरह पता है। अगर आप अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, जिस पॉपुलेशन पे आप कब्जा करना चाहते हैं, उस पॉपुलेशन, उस कब्जा को चलाने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा सैनिकों का जमवाड़ा होना चाहिए। तो कुछ सैनिक तो, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार की बात करते हैं, तो इसके अंदर में जो सैनिक होते थे वो 2 तरह का सैनिक होते थे, एक अंग्रेज सैनिक होते थे और एक आपका भारतीय सैनिक होते थे। ये 2 तरह का सैनिक होते थे। और ब्रिटिश सरकार के अंदर अंग्रेज सैनिक, वो तो इसका गोतीय हो गया, और हम लोग का थे खैरात पे, उसे खैरात पे टिके हुए थे। तो खैराती आदमी को पुलाव खिलाएगा, अब समझ पा रहे होंगे, इसको उस काम सेम होता था दोनों का। इसको बंदूक में गोली कर फायरिंग करना था, तो इसको बंदूक में गोली कर फायरिंग करना था। ये नहीं कि इसको बंदूक का फायरिंग करना था, इसको घर में बैठ के करना था, ऐसा कुछ नहीं था। काम दोनों का समान था, लेकिन काम समान था, ध्यान दीजिए, काम समान था, दाम समान नहीं था। क्या दाम, मतलब कि इसको अगर $100 मिलता था तो इसको $20 मिलता होगा। इसकी पूरी पुख्ता हम बात नहीं कर रहे हैं, एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि अगर $100 अंग्रेज को मिलता था तो भारतीय को बेचारा $20 मिलता था, जिससे भारतीय सैनिक भी बेचारे नाराज थे, नाखुश थे। एक ये पॉइंट बनता है यहाँ पे आपका। दूसरा पॉइंट बनता है, अभी तो आपको बात की है, भारतीय संस्कृति में एक और चीज वर्णन किया गया है कि जिस समय की बात है 1857 के सिपाही विद्रोह का, उस समय कहा जाता था कि भारतीयों को अपने साम्राज्य से बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहिए, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा समस्या था इन लोगों के पास, क्योंकि अंग्रेज अपने सैनिकों को जब कहीं ले जाते थे तो उसके साथ भारतीय सैनिक भी जाते थे। अब बेचारा जो भारतीय सैनिक गया तो उसका तो जनेऊ गया, हिंदू धर्म में जनेऊ का महत्व आप जान रहे होंगे, उसका तो जनेऊ धुआ गया बेचारा का। अब इसी को कहते हैं न घर का रहा न घाट का रहा। अब न वो घर का रहा न घाट का रहा। अब जब भारतीय लोगों को जानकारी हो गया तो लोग भी उसको थोड़ा सा अति समझ लिया, धर्म से अपने किनारे समझ लिया। अब कितना बड़ा समस्या, सोचिए बेचारा का ड्यूटी करेगा, कितना भारतीयों का विद्रोह को संभालेगा, क्या क्या संभालेगा। तो कहीं ना कहीं मेंटल रूप से जो था, दिमागी रूप से जो था, वो हमारा भारतीय सैनिक जो था वो नाखुश था ब्रिटिश सरकार से। अभी देखिए, आप सुने होंगे आज का भी डेट में अगर आपकी नौकरी कल हो जाती है, आपको ट्रैवलिंग लिए कहीं बोलता है, तो आपको भत्ता दिया जाता है, यात्रा भत्ता कहिए। अभी देखे होंगे कि 7वां पे कमीशन भी आ चुका है, 8वां नहीं आएगा, ऐसा लोग देश का प्रधानमंत्री जी का बयान है। लेकिन बहुत चीजें बदलते रहती है, हो सकता है बदल जाए, 8वां भी पे कमीशन आ जाए। तो ये जो भत्ता जो था ना, यात्रा भत्ता, इन लोगों को ज्यादा मिलता था और इनको मिलवे नहीं करता था, लाभ भत्ता।
सब एक जहाजवा से किया, इसको भत्ता दिया, तो कहा था भाई समझी लोग था, ससुराली जा रहा था तो देगा ना हम लोग कौची में थे, समझ लूंगा। तो ये सारी समस्याएं जो बात सैनिकों में आक्रोश का कारण बना। चलिए और अब सवाल होता है, ये लोग तो खिसियाई है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, है ना, वही वाला स्थिति है यहाँ पे भी बन रहा है। देखिए सब खिसियाई है, जहाँ खंबा दिखा तो नोचबे करेगा, खाना बेटे ये नहीं रहा है। तो यहाँ क्या होगा आप समझिए थोड़ा सा। सैनिकों के 5वां बिंदु। अब छठा बिंदु, जो इस आंदोलन का क्या बोलते हैं उसको, जब आग लग जाता है तो पंडित जी जब स्वाहा करते हैं, देखे होंगे क्रमतनी बोलते घिउगा डाल दो, घिउगा के बाद अगवा का हाल होता है, भभक मारता है, वही यहाँ पे भभका का कुछ क्या भभका का। देखिए यहाँ लिखा हुआ विद्रोह का प्रमुख कारण, विद्रोह का प्रमुख कारण में आ गया था कि अंग्रेजों द्वारा सेना से ब्राउन बैस नामक बंदूक को हटवाकर एक इनफील्ड शामिल किया गया। अब इसको देखिए, लेकिन ये आपको दिमाग में रहेगा बंदूक का कौन सा बात हो रहा है। अंग्रेज तो पूरा अप टू डेट रहता है। अभी हम आपके सामने खड़े हैं और मेरा पोजीशन को आप देखिए, जो पहन लेता है आप टाइट अपने आप को समझ लेते हैं, लेकिन वो लोग वो टाइट को मारेगा पूरा फिट फाट होगा तभी वो कहलाता है जेंटलमैन। हम लोग अपने आप में जेंटलमैन सब हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आप हमसे ज्यादा जेंटलमैन है, हम बना रहे हैं, हम कम थोड़ी जेंटलमैन है, हम भी पूरा जेंटलमैन है। लेकिन यहाँ जेंटलमैन तो ये लोग क्या करते थे ना, अपने आप को अपडेट रखता था। तो ब्राउन बैस बहुत लंबे समय से चला था बंदूक, तो लोग को अपडेट होने का आदत था, तो अपडेट किया तो ताकि अभी शस्त्र पे अपडेट मार दिया, बोला ब्राउन बैस को हटाया जाए, पुराना पद्धति है, न्यू पद्धति का उसके यहाँ का वैज्ञानिक। हमने तो देश आजादी करेंगे, लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने कौची का निर्माण करेंगे, कोई आविष्कार नहीं कर पा रहे थे। हमने तो खाली एक बात पता था कि हम कैसे स्वतंत्रता का एक रोटी अगर पेट में चला जाए तो वो ज्यादा संतुष्टि होगा। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे देश का आजादी का, लेकिन ये लोग तो फुर्सत में था, तो बहुत अलग अलग चीजों का आविष्कार किया। उसी आविष्कार का देन है कि ब्राउन बैस की जगह पर एक नया बंदूक लोग लाया, उसका नाम रखा इनफील्ड। और देखिए मजेदार बात क्या है, ये जो इनफील्ड बंदूक लाया, ये बंदूक ने चेंज किया, नो डाउट। अगर 7 मीटर इसका रेंज होगा, मान लीजिएगा 7 मीटर रेंज होगा मारने का, तो इनफील्ड एकदम निश्चित तौर पे 12-14 मीटर तक गिरा देता होगा, तभी तो लाया होगा ना। और चलिए ये बंदूक आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो प्रयोग होता था, बंदूक तो भाई खाली बंदूक सब फायरिंग करेंगे तो गोली चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अब एक तो कुछ भरना पड़ेगा माल, अब माल नहीं भरिएगा तो साउंड निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। तो इसमें जो भराता था, यानी आप समझ पा रहे हो, बंदूक में क्या होता है, गोली भराता है जिसको कारतूस नाम दिया गया था। वो कारतूस जो भरना था, भरने के बाद इसका नियम क्या था ना कि कारतूस अब उसमें इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए इनफील्ड है और ये मेरा कारतूस है, इसमें इसको इसे डाल रहे हैं, तो डालना तो तभी जाएगा जब यहाँ पे इसको नोचा जाता था। इसको समझिए, मान लीजिए बंदूक है, कारतूस है, घुस गया, फायरिंग करो नहीं यार, लफड़ा शूटिंग क्या नहीं, लफड़ा शूटिंग कहाँ का समझना पड़ेगा इस चीज को। आखिर लोग कह देता है कारतूस में गैस का चर्बी था, अरे हाथी का था, उसे हमको क्या मतलब है, और डालो मार फायरिंग कर दो, नहीं, प्रॉब्लम क्या था वो समझना होगा। बंदूक बहुत मस्त है, इसमें कोई नो डाउट बहुत अच्छा था और टेक्नोलॉजी का मैंने प्रयोग करना भी चाहिए। लेकिन जो ये आपको सिस्टम जो हम बता रहे हैं, ये सिस्टम में दोष था। सिस्टम क्या दोष था कि इसको आप देखिए, अभी इसको बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए, हम थोड़ा आपको दिखाते हैं और सामने से। ये देखिए, ये जा नहीं रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो इसको पहले हमको छीलना पड़ेगा। अब ये छीलने के क्या था कि ये जब छीलते थे ना, तो इसका अंदर से वो चिकनाहट निकलता था, जो उसमें जाके चिपकता था, और जब इधर से फायरिंग करेंगे साफ से निकलेगा दम। ये वाला सिस्टम उसका बहुत जबरदस्त था। तो अब मान लीजिए कि वो कारतूस को जब मुंह से खींचता था, तो अफवाह का दौर चल गया था कि जिस कारतूस का ब्रिटिश सरकार प्रयोग करवा रही है इनफील्ड में, उसमें गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया है, यह अफवाह था।
अब जब अफवाह था तो बड़ा जबरदस्त टाइप से ये वाला फैला, और जबरदस्त जानबे करते हैं अफवाह का कोई कानून ना होता है। बड़ी पुराना कहावत होगा, हम लोग जो दादा दादी थे, माता पिता जी थे, वो कहते थे, बदमाशी जब करते थे हम लोग, कौवा आएगा कान लेकर भाग जाएगा। हम डर जाते थे, सही में कौवा आएगा कानवा लेकर भाग जाएगा, मैंने कानवा रहबे नहीं करेगा। तो कभी कभी एक आध बार घर में तो मजाक करते थे, कौवा कान लेकर भाग गया। अच्छा बताइए, कौवा कान लेकर भाग गया, कौवा के पीछे भागे कि कान? अब कौवा को मान लीजिए को पीछे नहीं भागते हैं, कितना दूर निकल जाएगा तो कानवा खोजन के तो भागे लेता था। वही हाल कुछ यहाँ पे भी अफवाहों में हो गया था कि गाय और सूअर का चर्बी को कह दिया गया था, गाय और सूअर का चर्बी जो अफवाह फैल गया था, तो उसके विरोध में आप सुने होंगे कि ये जो घटनाएं थी, ये घटनाएं कहां से चालू हुई? ये हुआ था आपका बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है। बैरकपुर में 34वीं बटालियन था, 34वीं बटालियन था। उसी बटालियन का सैनिक के रूप में मंगल पांडे, ये नाम दम याद रखिएगा, मंगल पांडे, पांडे जी के बेटा है, लगन याद रखना, हमको तो याद नहीं है, गाना मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद आ रहा है कि मंगल पांडे यानी पांडे जी का बेटा है, ठीक है। तो यहाँ मंगल पांडे बैरकपुर से थे और 34वीं बटालियन टीम के थे, और ये काम किए कि ये अंग्रेज का सिपाही के रूप में काम कर रहे थे भारतीय दल की तरफ से। तो इनको जहां पे बंदूक का कारतूस का निर्माण होता था वहां जाने का अनुमति था, तो गए वहां देखे तो वाकई में गाय और सूअर का चर्बी का मिक्सिंग था। तो आके ये अपने अधिकारी को बताते हैं कि ऐसा बात है, इसका प्रयोग नहीं किया जाए। आ जाते का पंडित जी घर में हल्को से मांस चल जाए तो तालका मचा देते हैं, नहीं तो मुंह में लेना होता है, खुद उन्हीं को लेना था, मंगले पांडे को। तो समझ पा रहे स्थिति क्या हुआ होगा। जब अंग्रेज के द्वारा ज्यादा दबाव बनाया गया, और जब अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाव बनाया गया ना, मंगल पांडे थोड़ा सा गर्म मिजाज का था। शाकाहारी आदमी बड़ी गर्म दल का होता है, मांसाहारी बड़ी नॉर्मल होता है, लेकिन शाकाहारी खाने वाला सबसे ज्यादा गर्म होता है, याद रखिएगा। कुछ सुना उन्होंने नहीं, निकाला बंदूक मारा मुंडिया में टप से, ओकरे उड़ा दे, पहले खेला खत्म, ले अपने भदर बच गया। का मंगल पांडे मार दिया हो, मंगल पांडे मार दिया। अब सब ताकत आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे मजेदार चीज क्या होगा, गाय और सूअर का चर्बी। गाय से हिंदू नाराज, सूअर से मुसलमान नाराज। नहीं कहते हैं गलती से अपने लिए कुछ अच्छा हो जाना है, तो ये अंग्रेज एक कमवे यही अच्छा किया था कि अगर सूअरों मिला दिया था। अब अफवाह हो जाए जो अलग बात है, अब गैयों मिला दिया, गैया वाला हिंदू और सूअर वाला मुसलमान, दोनों वाला रुके बताते हैं, मिल कर दिया कचकचा के। फिर वहां से क्या हुआ कि मंगल पांडे जो थे 1857 के सिपाही विद्रोह का सबसे पहले सैनिक के रूप में माने जाते हैं जिन्हें फांसी दिया गया था। सबसे पहला, अगर 1857 में सबसे पहले अगर बोला जाए फांसी किसे मिला था तो मंगल पांडे को मिला था। और चिंता नहीं करना, लोगों को उड़ा के कहते हैं, फ्री में नहीं कहते। चलो आगे बढ़ते हैं। बैरकपुर 34वीं बटालियन का था। अब थोड़ा सा आप देखिए विद्रोह का यहाँ पे कारण दिया। विद्रोह का प्रारंभ जो था एक बंदूक था, बंदूक की वजह से हुआ। नई बंदूक में गोली डालने के लिए आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया जो थी मुंह से थी। ये तो बात हम भूल ही दिए। अब आते हैं अब 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति, ये तो ठीक है 1857, इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, यहां तक भी ठीक है। पहला कौन सा आंदोलन 1857 की, दूसरा सिपाही, तीसरा भारत की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, इसको मानिए, इसको कहा जाता है, इसको एक नाम दिया गया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में से भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था, तो आपको एकदम बेधड़क 1857 में सिपाही विद्रोह मार देना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है और इसके साथ साथ इसे भारत का सैनिक विद्रोह एवं राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है।
एक्चुअल में डेट आपको हम बता चुके हैं, एक्चुअल में डेट था 31 मई 1857, ये विद्रोह होना था यहां से। लेकिन ये विद्रोह जो था वो आपका एक तत्कालिक, देखिए हाँ मजेदार चीज बोलना ही भूल गए, तत्कालिक, तत्कालिक है ना, तत्कालिक, इसको दो बात में जोड़ते हैं। हमने गांव देहात में क्या नाम है, तातले तातल, तो ये तातले तातल है, तातल माने एकदम गरमे गरम। अब उन्हें गाय सुगर का बात हुआ, तातले तातले में दागिए दिया, दो को उड़ाइए ना दिया, छोड़ो नहीं किया, तो तत्कालिक मतलब हो गया कि ऐसी कोई घटना है जो वाकई में किसी चीज के लिए मजबूर कर दे। मान लीजिए कि मेरे पीछे हम बहुत असाधारण टाइप का आदमी है, एकदम लग नहीं रहा हम चल पाएंगे, हम लग रहा अब तो गिरिए जाएंगे, अब गलती से पीछे पागल कुकुर लग जाए, ये पेड़ों में चढ़ने में कितना देर लगेगा, सनसना के समझ लेंगे। तो कुछ बातें जो है तत्कालिक कारण में भी यही देखने को मिला था, और तत्कालिक कारण तो आप समझिए कि तातल घटनाएं थी। अब इस घटना के कारण जो था ये पूरा विद्रोह जो था विस्फोट कर गया, और इस विद्रोह को विस्फोट करना था 31 मई 1857 को, क्योंकि पूरे भारत में इसकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा था। लेकिन अब ये तातल घटना में ऐसा आ गया कि तातले तातल में भाई बोले तो आपको मंगल पांडे इतना गरम दल के आदमी तक छोड़ में नहीं किया, मार दे उड़ा दिया, बुला रहे तो अंग्रेज हाथ पे हाथ तो धर बैठेगा नहीं। तो आंदोलन जो था ना, आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में 31 मई को घोषणा हुआ था कि 31 मई को हम लोग विद्रोह करेंगे, और ये विद्रोह कहीं ना कहीं 10 मई को हो गया था, जिससे जो लोगों को बताया गया था उन लोगों की तैयारियां जो थी थोड़ा धीमा पड़ गई, फीका पड़ गई। और फीका क्या पड़ गई, आप सीधा इस बात से भी समझ लीजिए, क्या हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मतलब डिजिटल मीडिया का हम गर्दा उड़ा देंगे मैसेज फैलाने में। अब देखिए, अब हम वीडियो बना रहे हैं राजस्थान का सवाल विद्रोह का, इसमें एकदम घरेलू बातों को रखे हैं, समझाने का भी प्रयास किया। मेरा तो ऐसा काम है कि सोच रहे हैं कि ये वाला जो है टॉपिक सीधे आपको दिमाग में घुस जाए। अच्छा, अब इसको वायरल करना है, तो इसको वायरल करने में हम कितना यहां से कुछ कर लेंगे, नहीं वायरल होगा। लेकिन जिस दिन आप ठान लीजिएगा कैसे 1857 में क्रांति हुआ था, कहां कहां पहुंच गया था, इस पर हम और भी बात करेंगे। हम पहले ही आपको बोले कि बहुत लंबा टॉपिक है, तो ये मेरा वीडियो जो कहां कहां तक पहुंचा, कितना लोग देख लेगा, वो तो आप पे निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो अचानक से हो गया और लोगों को जानकारी नहीं दिया जा सका, और 10 तारीख को हो गया तैयारी, 31 मई का था। अब जो क्या हुआ, समय से पूर्व ये घटना घट गया, समय से पूर्व घटना घटा, समय से पूर्व घटना घटा, तो लोगों को जानकारी का अभाव हो गया। अब जानकारी का अभाव हो गया तो आप देख पा रहे होंगे स्थिति क्या है, बैरकपुर में हो गया विद्रोह। अब इसकी शुरुआत जो था वो मेरठ से हुई। अब आप जान रहे होंगे कि इसमें बहुत सारा, जैसे दिल्ली का बात आ जाएगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो आप लोगों को डिमांड रहेगा तो हम लोग इसका पार्ट 2 तैयार करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी में समापन करेंगे कि ये जो पूरा जो आंदोलन था, इस आंदोलन का केंद्र बिंदु तो आपको समझ में आ गया कि सैनिक थे। अब ये सैनिक के बात अगर कर रहे थे तो सैनिक में मंगल पांडे का नाम आ रहा था। चलिए, आंदोलन हो गया, कारण हो गया, ये घटनाएं जो घटी, इसमें आप सुने होंगे कि इसको प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों के बीच में एक संदेश भेजा गया था, चपाती और कमल। इसको याद रखिएगा कि इस विद्रोह का जो प्रसारण था, जो इस विद्रोह का संदेश था, लोगों के पास कैसे पहुंचाना था, क्योंकि अंग्रेज तो पहुंचाने देता नहीं। तो लोगों में एक मतलब बात कहा गया था कि आप एक चपाती बना लीजिएगा और एक कमल का फूल जिसके हाथ में दीजिएगा, समझ जाएगा कि विद्रोह प्रारंभ हो गया है। और इसी तरह से हर गांव जो था दूसरे गांव को बना कर देता था, और ये प्रक्रियाएं जो चलती थी वो मध्य रात्रि में चलती थी, क्योंकि अंग्रेज उसको देख ना ले, और अंग्रेज जिसको देख लेता था उसको छोड़ता नहीं था, क्योंकि कितना ही अंग्रेज लोग भारतीय से प्रेम करता था, आपसे नहीं छुपा, एकड़ों से ज्यादा कोई क्रूर हो सकता था क्या? हमको तो नहीं लगता है। बहुत अत्याचारी था, बहुत अत्याचार किया गया है। इन अत्याचारों का जवाब हमारे भारतीय 1857 की क्रांति में, जो पुरुष की बात कर लीजिए, महिलाओं की बात कर लीजिए, अगर इसकी हम शॉर्ट में बात करते हैं तो अवध से, जिसको अवध लखनऊ कह सकते हैं आप,
अवध से जो था वो नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। अगर इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व की बात आए तो किसका बात आएगा? आप याद कीजिएगा, मुगलों का शासन में ये घटनाएं घटी थी। 1857 का जो सिपाही की क्रांति थी, इसके पहले अगर भारत में कोई शासन व्यवस्था साम्राज्य चला रहा था तो वो मुगल चला रहे थे। और मुगल में बहादुर शाह जफर का नाम आप सुने होंगे। पूरे 1857 की जो क्रांति थी उसका बागडोर भारतीयों के द्वारा आपका बहादुर शाह जफर के जिम्मे दे दिया गया था। बहादुर शाह जफर जो था वो खुले मन से लाल किला से ऐलान कर दिए थे कि ये पूरा 1857 की क्रांति का जवाबदेही मेरा है। मैं भारत की ओर से बागडोर अपने हाथ में लिया हूँ। और तकरीबन उनका उम्र उस समय 82 ईयर्स होगा, 82 साल के आसपास के बूढ़ा होंगे। अब सोच लीजिए बुढ़ाओं में भी पूरा टाइटल थे। बात था देश का, देश की बात के भैया 80 और 85 100 का। आज भी जरूरत पड़े ना तो अपने घर का 100 साल का बूढ़ा बाबा के देश के बात कर दीजिएगा तो उठ जाने डाले बोला हम कुछ देंगे। तो अब उनको तो बहादुर शाह जफर को तो जिम्मे मिल गया था, तो कहां से छोड़ने वाले थे। तो भी पूरे जोश खरोश में जो स्थिति था में बांध उनके टाइट होकर आ गए थे। लेकिन अफसोस था कि इस बहादुर शाह जफर पर भी जो था अंग्रेजों का टारगेट हो गया। अंग्रेज जो थे उनको टारगेट करके उनको क्या किए कि उनके 2 पुत्र को और एक पोता को उड़वा दिया गया। हम आपको पहले बोले कि इससे ज्यादा निर्दयी, अंग्रेजों से ज्यादा निर्दयी कोई हो ही नहीं सकता था। बहादुर शाह जफर पूरे भारत के नेतृत्व किए थे, जिसके उनके 2 पुत्र को और एक उनके पोता को डायरेक्टली उनको गोली मार कर उड़ा दिया गया और इनको रंगून के जेल में भेज दिया गया था। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अब ये तो जब किनारे हो गए तो अब सोच पा रहे होंगे कि ये बागडोर जो था ये क्या छितरा गया। नेतृत्व करने वाला जो मेन नेतृत्व करता था उसके साथ भी हो रहा था। अब आपको हम बताएं, अवध की बात करती है। अवध में बेगम हजरत महल हो गए। अवध ही बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। अब अगर पटना का बोलेंगे तो पीर अली थे। फिर आप बढ़ जाइए कानपुर, तात्या टोपे। अब आ जाइए आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि दिल्ली से तो भाई उनको दे ही दिया गया था बहादुर शाह जफर को। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने बागडोर को संभाला। और जो लोग भी बागडोर संभाले बड़ा ईमानदारी पूर्वक अपनी ताकत को दिखाए, जिसके परिणाम स्वरूप में कह सकते हैं कि लोगों में एक नई चेतना आई। और जो हमारी संस्कृति पर हस्तक्षेप हुआ था, महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र निकाला गया था और उसमें बोली थी कि हम भारतीय संस्कृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनका जो अधिकार था उसको हम स्वतंत्र कर देते हैं। ये सारी चीज हम लोगों का 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण ही मिला था। ऐसे भी हम कुछ पाए नहीं थे। मानते हैं कि आंदोलन हमारा असफल हो गया था, लेकिन असफलता में भी सफलता का बीज छुपा होता है। ये हम लोगों को याद रखना होगा। और ये हम लोगों को अगर कोई जोश पैदा करा पाता है तो 1857 की क्रांति कराता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि इसका पार्ट 2 बनना चाहिए, आपके कमेंट का इंतजार होगा। आपके कमेंट के बाद हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने का प्रयास करेंगे। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, और आप लोग अपना ख्याल रखें। आपके तैयारी में अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका कंफर्म है। मैं एक विश्वास के साथ इस आज का जो शेड्यूल था हम लोगों को उसको यहीं पे स्टॉप करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारा जो वीडियो होगा उस पर आप लोगों का इस बार जबरदस्त प्यार देखने को मिले।